नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय अथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 19 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे उदा देवी जी के बारे में। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, कल्चर से संबंधित है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते इस रिच कंटेंट को ग्रैस्प कर सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। अब आइए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि COP 27 अभी चल रहा है। COP 27 के अंदर एक टर्म आई है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर टैक्स और इसे इंट्रोड्यूस किया है यूरोपियन यूनियन ने। भारत और कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इस कार्बन बॉर्डर टैक्स पॉलिसी को अपोज किया है। उनका ये कहना है कि ये इसका रिजल्ट होगा मार्केट की तरोड़ मरोड़। COP 27 जो इस समय इजिप्ट के शर्म शेख में चल रही है। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म प्लान आया है, ये प्लान लेकर आया है यूरोपियन यूनियन ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया जा सके जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये शुरू किया जाएगा 2026 से। अब इसके अंदर जो कार्बन बॉर्डर टैक्सेस हैं वो कैसे लगाए जाएंगे। देखिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब है कि ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम किसी भी इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री के अंदर हो रही है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करते हैं, लगाते हैं। और जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं जो ऐसे देश से आ रहा है जिसके अंदर क्लाइमेट रूल्स जो हैं वो बहुत लचीले हैं, ढीले हैं, और यूरोपियन यूनियन या कोई भी देश अगर उससे खरीदता है तो उस देश पर हम कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कि अब अगर ये आप देखिए, अगर ये इस तरीके का बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा तो ये जो मेनली इसका जो बर्डन होगा इसका वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ पर होगा, क्योंकि वो ही इस समय सबसे ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रही हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर हमारा पोल्यूशन अभी चल रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो किसी का योगदान है वो डेवलप्ड नेशंस का है। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में अगर कोई है तो वो है ये डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार झेल रही हैं क्लाइमेट चेंज की। ये बहुत वल्नरेबल स्थिति में हैं। तो अगर कार्बन बॉर्डर टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं भारत का और इन देशों का ये कहना है कि ये इन डेवलपिंग नेशंस के लिए ही खतरनाक होगा और इनकी इकोनॉमी को लचर वचर कर सकता है। अब ऐसे में ये टैक्स लेकर आने का कारण क्या बताया गया है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि देखिए, कार्बन लीकेज की वजह से हमें ये टैक्स इंपोज करने होंगे। अब ये कार्बन लीकेज क्या है। कई डेवलप्ड नेशन जब इन कार्बन एमिशंस को कट करते हैं तो इन्हें कट करने के लिए वो हाई कॉस्ट इंपोज करते हैं कार्बन इंटेंसिव बिजनेसेस पर। मतलब ऐसे बिजनेस जैसे आयरन और स्टील की हम बात करें तो अगर ये बिजनेस इन डेवलप्ड नेशंस के अंदर हो रहे हैं तो ये हाई कॉस्ट इंपोज करेंगे उनके प्रोडक्शन पर कि अगर आप आयरन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको हमारे देश को ज़्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज से संबंधित पैसा दे रहे हैं या उससे संबंधित कुछ भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, वो इन डेवलपिंग नेशन से अपने जो उनका प्रोडक्शन है उसे हटाकर किसी ऐसे कंट्री में प्रोडक्शन शुरू करते हैं जहां पर क्लाइमेट संबंधित जो प्रोडक्शन है या जो रूल्स हैं वो बहुत लचीले हैं और ढीले हैं, इतने कठोर नहीं हैं जितने इन डेवलप्ड नेशन के अंदर हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन लीकेज। तो इसी से बचने के लिए ये कार्बन टैक्स पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई है। अब यूरोपियन यूनियन की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली क्या क्या रूल्स लगाए गए हैं, किन चीज़ों को ये फॉलो करेगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन जो इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेकर आया है 2021 में, ये डिज़ाइन किया गया है WTO के साथ मिलकर, और इसके अंदर सभी रूल्स का ध्यान रखा गया है जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस यूरोपियन यूनियन के सामने हैं या जितनों को भी यूरोपियन यूनियन फॉलो करता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है। अब मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता है कोई भी प्रोडक्ट जो कार्बन से बना हुआ है, तो उससे पहले वो परचेज करेंगे एक कार्बन सर्टिफिकेट जो ये बताएगा कि कार्बन प्राइस जो है वो कंट्री पहले ही या वो संस्थान पहले ही पे कर चुका है। जो भी
गुड, ये जो भी सामान ये लोग अपने देश के अंदर मंगा रहे हैं, उसकी कार्बन प्राइस जो है वो पहले ही पे किया जा चुका है। तो ऐसे में उसका जो पैसा है, जो वो पैसा कार्बन से संबंधित पे कर चुका है, उसे अब यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर नहीं लगाएगा, तो यूरोपियन यूनियन को वो पैसा भी पे करना नहीं होगा। और अगर यूरोपियन यूनियन ये कार्बन सर्टिफिकेट्स जो है परचेज करता है, इससे ये भी पता चलेगा कि जो सामान बनकर आ रहा है उसमें यूरोप की कार्बन प्राइसिंग रूल्स को फॉलो किया गया है। इसके विपरीत कोई अगर नॉन यूरोपियन प्रोड्यूसर ये शो करता है कि उसने ये प्राइस पहले ही पे कर दिया है किसी भी थर्ड कंट्री को जहाँ से वो इंपोर्ट कर रही हैं यूरोपियन यूनियन, तो उसके कोरस्पोंडेंस में उस पूरी अमाउंट को जो उसने पे की है किसी भी क्लाइमेट से संबंधित, अगर किसी देश को उसने ये जो प्राइस है पे कर चुका है, तो वो प्राइस उसके प्राइस में से डिडक्ट कर लिया जाएगा यूरोप के इंपोर्ट करने से पहले। अब ये क्या करेगा, ये इक्वलाइज कर देगा कार्बन के प्राइस को जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंपोर्ट्स के बीच में रहता है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि यूरोपियन यूनियन के जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया गया है। ऐसे में जब किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आपने रिलोकेट कर लिया हो और उस कंट्री के अंदर जो क्लाइमेट संबंधित पॉलिसीज़ हैं वो लेस एम्बिशियस हैं, ढीली ढाली लचीली पॉलिसीज़ हैं। अब देखिए इसके ऊपर भारत का क्या स्टैंस है। भारत का कहना ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो डेवलप्ड नेशन इस समय कार्बन का कंप्लीट यूज़ कर चुके हैं और डेवलप्ड बन चुके हैं, अगर ये इस तरीके की पॉलिसी पुश करते हैं और ये चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशंस भी इस तरीके की पॉलिसीज़ को माने, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। भारत का कहना यह है कि वो नहीं मेंटेन कर पाएगा डेवलप्ड नेशन के द्वारा पुश करे गए इस एक एक्स्ट्रा बर्डन को, क्योंकि हम इस समय खुद क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमने खुद से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। COP27 में इंडिया ने ये इस चीज़ पर जोर दिया है कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमें फेस डाउन करने की ज़रूरत है कई सारे प्रोडक्ट्स को। सिर्फ कोयला ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से क्लाइमेट को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इन सिर्फ कोयले को टारगेट करके यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली डेवलपिंग नेशंस को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं, क्योंकि जैसे भारत की ही अगर हम बात करें तो भारत कोयले पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो सभी कोयले की वजह से चल रही है। अगर हम अपना कोयले का प्रोडक्शन कम कर देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश में खाने के भी हमारे पास राशन ना हो या एनर्जी सिक्योरिटी हमारे पास ना हो, हम इतनी ग्रोथ ना कर पाएँ। अब भारत का कहना यह है कि जैसे डस्ट ट्रांजिशन की आप बात करते हैं जिसके अंदर हम इस कार्बन एमिशन से क्लीन सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं एनर्जी के, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कंट्रीज़ को बराबर काम करना है डीकार्बनाइज करने के लिए। जो डेवलप्ड नेशन हैं उन्हें इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेट संबंधित परेशानियाँ डेवलपिंग नेशंस झेल रहे हैं। अब भारत का कहना यह है कि जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लो कार्बन डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को अपनाइए। एक लंबे समय तक अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम ये भी इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि हमारे देश में पर्याप्त खाना हो, हमारे देश में पर्याप्त एनर्जी सिक्योरिटी हो, एक ग्रोथ जो है हमारी मेंटेन रहे, हम अपने देश के लोगों को बेहतर रोजगार प्रदान कर सकें, और हम इस डेवलपिंग नेशन के प्रोसेस में काफ़ी पीछे छूट जाएंगे अगर हम इस समय कार्बन की बिल्कुल नो कार्बन पॉलिसी को या डीकार्बनाइज करने में डेवलप्ड नेशन का साथ देने लगे। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए इस समय डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है उदा देवी जी की। ये एक दलित फ्रीडम फाइटर थी। 16 नवंबर को ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया उदा देवी जी के डेथ एनिवर्सरी पर। ये एक फ्रीडम फाइटर थी जो पासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए जो दलित पुरुष हैं और महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार के लोगों ने भी गैदरिंग की है और उन्होंने अपनी रेस्पेक्ट पे की है उदा देवी जी के लिए। इनके बारे में जानते हैं उदा देवी कौन थी। उदा देवी को रिमेंबर किया जाता है उनकी कहानियों के, उनकी बहादुरी के किस्सों से, उनकी स्किल्स से, एक लीडर के रूप में, क्योंकि उन्होंने मैनेज किया था लोगों को इकट्ठा करना। और मुख्यतः जो दलित महिलाएं थी उन्होंने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि उन दलित महिलाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बंदूकें उठा ली। वो युद्ध में
उनके साथ लड़ने चली गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इनका जन्म हुआ था लखनऊ के उजीराव में और ये थी एक रॉयल गार्ड अवध की बेगम हजरत महल की। इनके जो हस्बैंड थे मक्का पाशी, ये वो एक फुट सोल्जर थे अवध के नवाब वाजिद आली शाह की आर्मी में। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय 10 जून को इस्माइलगंज के पास चिन्हत में एक लड़ाई में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आर्मी ऑफ लखनऊ और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच हुई थी, ब्रिटिश ट्रूप्स जिसे हेनरी लॉरेंस लीड कर रहे थे, तब मक्का पासी शहीद हो गए ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए। इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ ने जब इनकी डेथ हुई थी, इनके हस्बैंड की डेथ ने इन्हें प्रेरित किया एक मोर एक्टिव रोल के लिए, म्यूटनी के लिए, विद्रोह करने के लिए। ये एक एक्टिव रोल में आ गई अपने पति की मृत्यु के बाद। उसके बाद उदा देवी जी, ये इनका फोटो है, ये इनका फाइल फोटो है जो शेयर किया गया है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद 16 नवंबर को 1857 में उदा देवी कई सारे सोल्जर्स के साथ एक ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ जो स्टेशन थी गोमती रिवर के पास, वहाँ पर इनके साथ युद्ध हुआ। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है हमारी हिस्ट्री के अंदर, या कुछ बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमें इसके नहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उदा देवी जी ने उस समय 3 दर्जन से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स को खुद मार दिया था। ये एक पेड़ पर छुप कर बैठी हुई थी। इससे पहले इन्हें स्पॉट किया गया, उससे पहले ये 3 दर्जन ब्रिटिश सोल्जर्स को मार चुकी थी। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है म्यूटिनी एट द मार्जिन्स, न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द इंडिया अपराइजिंग ऑफ 1857। ये वॉल्यूम 7 इस बार आई है और ये एडिट की है क्रिस्पिन बेट्स और मेरिना कार्टन ने। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी बो डाउन किया था सम्मान में उदा देवी जी के लिए। इनका एक स्टैचू बना हुआ है जो इस समय एग्जिस्ट करता है लखनऊ के सिकंदर बाग में। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है और ऐसा हो सकता है कि इनसे संबंधित कोई सवाल हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते इस रिच कंटेंट को ग्रैस्प कर सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। धन्यवाद।